हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, बहुत अच्छी बात है। त्योहार वगैरह आपके सबके अच्छे से मने होंगे, है ना? अब तक हम लोग कई क्लासेस ले चुके हैं और उसी क्रम में आगे की जो आपकी आज की क्लास है वो भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर होने वाली है। ठीक है। और अगर इससे पहले भी जो क्लासेस आपकी पॉलिटी की हुई हैं वो जा करके आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा इसी चैनल पे, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये करके हम लोग एक एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि उतना आपके लिए रिलेवेंट है, इतना कोशिश की जा रही है कि आपको मिल जाए। और रही बात एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वही रिलेवेंट उतना ही पढ़ाया जा रहा है आपको जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, वन डे एग्ज़ाम से लेकर के यूपीएससी तक के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जो जो क्लासेस मिल रही हैं वो मोस्ट मतलब मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। तो चलिए, आज की जो क्लास है आपकी वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। और भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अगर आप जानें तो टोटल जो है आपको जैसे पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानकारी अभी तक ली होगी। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए कुछ मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि हम भारतीय संविधान को यानी कि पॉलिटी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक। और पॉलिटी को जो पढ़ने जा रहे हैं तो पॉलिटी में अब तक हमने जो क्लासेस ली हैं वो आपको पता होगा कि अ, भाग वन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक। और उसके बाद हमने जो स्टेट्स हैं उसके बारे में हमने क्लासेस आपके ले ली हैं। और उसके बाद हमने एक दो क्लास उस पर लगी थी और मैंने जो एक्ट हैं जो जो आपके ब्रिटिश इंडिया वाले, ठीक, उसके बारे में भी मैं आपको क्लास दे चुका हूँ। उसमें केवल 1935 का अधिनियम और 1919 का शायद एक्ट बचा हुआ है, बाकी कंप्लीट हो गया है। तो एक क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एक क्लास और मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई है पॉलिटी की ही, और वो है आपकी प्रस्तावना पे मैंने क्लास आपको कंप्लीट करा दी है। ठीक है। और आपने अगर क्लास किया है तो आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जा रहे हैं। तो कोई भी एग्जाम हो वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे प्रश्न। ठीक है। और आज का भी जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, लगातार वीडियो को एंड तक कंप्लीट करिएगा। और हाँ, जो भी वीडियो आप कंप्लीट करने जाते हैं या वीडियो देखने जाते हैं, आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे और अपने एक नोट्स के रूप में छोटा छोटा अपना बनाते चलेंगे, जिससे कि 5 से 6 पेज में या 7 पेज में आपके एक पॉलिटी की एक समरी इकट्ठी हो जाए, जिससे कि आप प्रीलिम या मेंस के टाइम पे जब आप रिवीजन फेज में होते हैं तो कई बार आप उसको अच्छे से रिवीजन कर पाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अनुसूचियों के बारे में आपको जरा सा बताया गया है कि जो अनुसूचियां हैं वो टोटल कितनी हैं। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, तो इसका मतलब ये है कि पहले इससे कम थी। जी हाँ, बिल्कुल कम थी। और हम मूल अगर संविधान की बात करें, ठीक है, मूल अगर संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। तो ये जो 8 से जो 12 तक का जो सफर है अनुसूचियों का, वो कुछ इस प्रकार से रहा कि 1951 से लेकर के 1992 तक हम देखेंगे कि ये शेड्यूल रहा। इसमें ये जो है अमेंडमेंट हुए और उसके माध्यम से कई अनुसूचियां यानी कि लगभग 4 अनुसूचियों को क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है। 4 अनुसूचियों को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो इसी क्रम में हम एक एक करके देखेंगे। आइए समझते हैं। हाँ, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जब आप पॉलिटी पढ़ने जाते हैं, ठीक, तो पॉलिटी में जब आप पढ़ते होंगे तो आपको जो सिलेबस है आपका वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो उसी क्रम में जैसे जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम संविधान पढ़ते हैं, ठीक, तो संविधान में आपको पता होगा कि जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, आपको पता होगा कि 1950 में हम पूरी तरीके से संविधान को लागू कर दिया गया था। लेकिन 1949 में आपको पता होगा कि आंशिक रूप से हमने संविधान को लागू किया। ये बात आपकी प्रस्तावना में आपको देखने को मिलती है कि जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आप उसमें दिया गया कि हम जो है 1949 को आत्मार्पित अंगीकृत जो है अपने संविधान को करते हैं। तो ये सब बातें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप जाएंगे इससे पहले जो क्लास आपको मिलेगी जो प्रस्तावना वाली, इसी आपको उसमें मिल जाएगी।
शेड्यूल में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्लास दी हुई है प्रस्तावना की, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो उसी क्रम में जैसे आप देखेंगे कि जो संविधान की बात होती है, ठीक, उस संविधान की बात बारे में जब हमने बताया था आपको, तो संविधान के कुल भाग कितने हैं, ठीक है, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने हैं, ठीक, और अनुसूचियां कितनी हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो उसी में जो आप आज का जो चैप्टर है आपका वो है अनुसूचियों को लेकर के, और इसी पे हम क्लास लेने जा रहे हैं। और जिसमें हमने आपको बताया कि पहले जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो एक एक करके इन अनुसूचियों के बारे में समझते हैं। चलिए, तो अगर अनुसूचियों के विकास के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि 1950 मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितनी हैं, कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब इनका जो विस्तार रहा, इनका जो जुड़ने का जो काल रहा, वो 1951 से लेकर के 1952 तक जो है विस्तार काल रहा, और इसमें कितनी 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया है, ठीक। चलिए, देखिए, जहां समझाने का मुझे ज़्यादा लगेगा वहां मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा, जहां मुझे लगेगा कि नहीं इतना ज़्यादा आपके एग्जाम की वजह उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक। बाकी आपका कोई सुझाव हो या कुछ आप और कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, नवीन अनुसूचियों का परिचय यहाँ पे दिया गया है आपका। तो नवीन अनुसूचियों के परिचय के बारे में देखें तो 8 अनुसूचियां पहले हो चुकी थी आपकी। तो जो नवी अनुसूची है वो कब जोड़ी गई, वो जोड़ी गई थी आपकी 1951 में, और भूमि सुधार कानून संरक्षण न्यायिक समीक्षा की मुक्ति के माध्यम से इसको जोड़ा गया। यानी कि जो नवी अनुसूची थी उसको कब जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा गया, और 1951 में ये पहला ही संविधान संशोधन था। इसको प्रथम प्रथम या पहला संविधान संशोधन बोलते हैं। और जो भूमि सुधार थे आपका जो कानून था, ठीक है, इसको काफी डीप पढ़ा जाता है इस अनुसूची को, क्योंकि भूमि सुधार जो कानून लागू हुआ, और भूमि सुधार कानून लागू होने के लिए, चूंकि आपको पता होगा, क्योंकि जो आपका जो भूमि है यानी कि जो संपत्ति की बात करते हैं हम, ठीक है, ये कैसा राइट था, तो ये आपका संवैधानिक अधिकार था। यानी कि क्या था ये आपका मूल अधिकार था। कैसा अधिकार था ये, मूल अधिकार। और जब मूल अधिकार था तो आप इसको छीन नहीं सकते थे। लेकिन भूमि सुधार कानून आपको पता होगा कि उसमें क्या किया जा रहा था, बेसिक रूप से जो जो भूमि थी उसका विभाजन किया जा रहा था। यानी कि जो जिन लोगों के पास एक ज़्यादा भूमि थी, यानी कि एक सीमा तय कर दी गई थी, इससे ज़्यादा आप खेती या ज़मीन नहीं रख सकते, और उसकी एवज में उनसे जो खेती ले करके उन गरीब किसानों को, उन जो है भूमिहीन किसानों को दी जा रही थी ज़मीन। तो उसी के लिए इसको कानून को लाया गया, भूमि सुधार को लाया गया, भूमि सुधार कानून को लाया गया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि चूंकि ये मूल अधिकार था, और मूल अधिकार होने की वजह से यहाँ पे समस्याएं खड़ी हो गई। लोग जाकर के कोर्ट जाने लगे। अब कोर्ट जाने लगे तो अब सरकार को इस बात से दिक्कत होने लगी। और ऐसे ही जो जब मान लीजिए कई बार ऐसा भी हुआ कि सरकार जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना चाहती थी, और उसके लिए उसको जमीन चाहिए, तो उसके भी लिए कोई व्यक्ति अगर उसका मूल अधिकार है वो नहीं देना चाहता। तो इस तरीके से चीज़ें जब समस्याएं सामने आने लगी, तब जाकर के नवी अनुसूची बनाई गई। और इस नवी अनुसूची में ये कहा गया, चूंकि हुआ ये था कि इससे पहले जब कानून बना कोशिश की गई, तो जो सरकार है आपकी और जो आपका न्यायालय है, इन दोनों में आपस में विवाद होने लगा। चूंकि अब चूंकि क्या कहा जाता है, संविधान के संरक्षण किसको कहा जाता है, न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाएगा, ये संविधान की कौन है, रक्षक है, संरक्षण है इस इनके उसमें, ठीक है। लेकिन सरकार क्या करती है, कानून बनाने का और उनको इम्प्लीमेंट करने का भी काम करती है। तो इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी होने लगी। तब जाकर के क्या हुआ कि कई बार कानून इनके प्रभावी होने लगे, फिर सरकार उस पर कानून बनाई। इस तरीके से जो है काफ़ी चीज़ें चली। तो अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे वो आगे, अब कंटिन्यू इससे भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ अनुसूची बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो फिलहाल यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भूमि सुधार आंदोलन था, जो भूमि सुधार जो कानून था, सॉरी, उस कानून को लेकर के यहाँ पे बहुत सारी समस्या सामने आने लगी। तो एक नई अनुसूची बना दी गई, और इस अनुसूची में जो भी कानून डाल दिया जाता था, जो भी एक्ट बना करके या जो भी कानून बना करके संसद के द्वारा, ठीक, और उसको किस में डाल दिया जाता, इस नवी अनुसूची में डाल दिया जाता था। जिसपे क्या होता था कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। यानी कि अब कोर्ट क्या, या जो आपका न्यायालय है, वो अब इस पर कुछ भी कर नहीं सकता था। इसीलिए यह नवी अनुसूची बनाई गई। लेकिन
अगर इसकी वर्तमान स्थिति को देखें आप, तो वर्तमान स्थिति ये कहती है कि अब इसमें न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो क्या मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो इस पर कानून लागू हुआ, क्या ये भूतलक्षी था या भविष्यलक्षी है? ठीक है, भूतलक्षी का मतलब ये होता है सीधी सिंपल बातों में कि आपने वो जो कानून बनाया है वो आपके प्राचीन समय से यानी कि पिछले समय से भी ये लागू हो सकता है, और भविष्यलक्षी का मतलब ये है कि अब फ्यूचर में ये कानून लागू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्राचीन समय से जो लागू होगा यानी पिछले समय से लागू होगा उसको भूतलक्षी कहते हैं, और ये फ्यूचर समय से लागू होगा, जैसे आज कानून बनाया अब आज के बाद से ये लागू होगा तो इसको भविष्यलक्षी कहते हैं। तो इसमें जो है इस तरीके से कानून को देखा गया। तो इसमें जो न्यायिक समीक्षा है तो इससे पहले तो नहीं हो सकती थी, लेकिन अब वर्तमान में इसकी स्थिति ये है कि इस पर भी अब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से पूछे तो आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से बता सकते हैं। ठीक, अब मैं यहीं पे और एक और चीज बता देता हूं आपको, जो कि आपको ये चीज बात दिख रही होगी कि 1951 में, अब आपको पता होगा कि हमारी संसद क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। सॉरी, अब जब कानून बनाने का काम करती है तो संसद हमारी कब बनी? तो जो निर्वाचन हुआ, निर्वाचन कब हुआ? 1992 में, सॉरी 52 में। और 1952 में जब निर्वाचन हुआ, इसका मतलब ये है कि 1951 में पहले ही संविधान संशोधन हो गया। तो इस संविधान संशोधन किया किसने इसको? ठीक है, तो ये आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं देखने को, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे चर्चा कर दे रहा हूँ। जो कि 1950 में जब हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया, तो जब लागू होने के बाद क्या हुआ कि हमारी जो संविधान सभा थी, कौन सी, जो संविधान सभा थी, उस संविधान को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। लेकिन यही संविधान सभा क्या करने लगी कि आगे संसद का रूप अपना लिया इसने। ठीक, यही संसद के रूप में कार्य करने लगी, और 1952 में जब चुनाव हुए तो हमारी नई संसद बन के तैयार हुई। तो ये चीजें अगर आपसे कई बार मान लीजिए कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछ ले, तो इस जो अमेंडमेंट था, पहला अमेंडमेंट, ये किसके द्वारा किया गया? तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली या जो ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रथम संशोधन था वो कई बार आपको ये सुनने को मिलता है कि ये संविधान सभा के द्वारा किया गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान सभा को 1950 में निरस्त कर दिया गया था और वहां से संसद का रूप इसने धारण किया। तो आप सोच समझ के इसका आंसर करिएगा। जब भी कुछ इस तरीके से प्रश्न आए तो थोड़ा सा उस पर गंभीरता से विचार करिएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी नवीं अनुसूची। इसका महत्व, उद्देश्य, ये सारी चीजें आप मेंस के लिए पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। जब हम मेंस के लिए स्पेशल क्लास पे देंगे तो आपको वहां पे इसको बहुत डीपली आपसे बात करेंगे सब चीज पे। ठीक, तो ये नवीं अनुसूची थी। ठीक है, अब उसके बाद जो 10वीं अनुसूची थी आपकी, तो 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, और ये जो दल बदल जो निरोधी कानून है उसको लेकर के देखिए हुआ क्या कि आपको पता होगा कि 1980 के बाद से ही क्या होने लगा कि काफी उथल पुथल होने लगी। अब जो क्षेत्रीय सरकारें होती थी या राज्य सरकारें, जो आपकी जो सरकार होती थी, या कई बार जो कई दल मिलकर के जो सरकारें बनाते थे, तो आपस में इधर उधर एक दूसरे का जो विधायक और एमएलए और या फिर जो आपके एमपी वगैरह, तो इधर उधर जब होने लगे तो उनको रोकने के लिए, यानी कि उनकी स्थिरता को लाने के लिए, राजनीतिक स्थिरता को लाने के लिए क्या लाया गया? एक नया कानून लाया गया। और वो किस रूप में लाया गया कि तो उसको 10वीं अनुसूची के रूप में लाया गया। और ये कब जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को? 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये दल बदल निरोधी जो है कानून कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी 10वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई? 1985 में। इसके बाद 11वीं अनुसूची आती है, और 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई। और ये जो 11वीं अनुसूची है ना, ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है। ठीक है, 11वीं। और याद रखिएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपसे भाग पूछे, संविधान के भाग के बारे में बात करें, और वहां अगर पंचायत की बात करें तो आपको 9 याद होगा, लेकिन अगर अनुसूची की बात करें तो 11वीं और 12वीं अनुसूची, जो कि पंचायती और नगरीय जो स्वशासन है उसको लेकर के यहाँ पे जोड़ा गया। तो अनुसूची 11-12। और अगर आपको भाग की बात करें तो 9 क या 9 ख आप देखने को मिल जाएगा। 9 या 9 का ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज व्यवस्था है इससे जुड़ी हुई है, और इसमें कितने टोटल विषय हैं? तो इसमें 29 विषय हैं। इसमें 29 विषयों को क्या किया गया है? समावेश किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब इसी तरीके से 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई, ये भी 1992 में जोड़ी गई। ठीक, और ये भी आपके नगरीय सुशासन को लेकर के, जिसमें कितने विषय जोड़े गए हैं? 18 विषय इसमें जोड़े गए हैं। तो ये थी हमारी नवी अनुसूचियों का परिचय। ठीक है, अब हमने नवीं अनुसूची देख ली, 10वीं अनुसूची देख ली, 11वीं अनुसूची देख ली और 12वीं अनुसूची देख ली, यानी इन चारों अनुसूचियों के बारे में हमने बात कर ली आपसे।
अब एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए। अच्छा हाँ, एक चीज तो रहेगी, जाते जाते वो भी सुनते चले जाइए आप लोग, है ना। तो जो हम बात कर रहे थे इन अनुसूचियों के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि ये कौन सा था, ये आपका पहला, ये आपका फर्स्ट, प्रथम संविधान संशोधन था। और जो आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी? 1985 में। तो ये संशोधन कौन सा था? तो ये था आपका 52वां संविधान संशोधन। ठीक। अच्छा, अब जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये था आपका 73वां संविधान संशोधन। कब? 1992 में, 1992 में। और इसी तरीके से जो आपकी 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, वो था आपका 74 यानी 74वां संशोधन। ठीक। ये भी कब हुआ? 1992 में। तो याद रखेंगे, 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बारे में हमने आपसे सारी बातें कर ली। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ तक आ गए हैं, तो अब उन अनुसूचियों पे भी बात कर लेते हैं जो आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं और आठवीं जो अनुसूची है, उसके बारे में भी एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपके मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी, कुल कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। उसमें जो आपकी पहली अनुसूची है वो क्या कहती है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। यानी कि आपको यहाँ पे ये बताता है कि जो आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी सूची कहाँ है। तो आपकी पहली अनुसूची में ये इसको शामिल किया गया है। एक बार प्रश्न भी यहाँ से आया है, और यहाँ से प्रश्न लगातार आते रहते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि अगर आपने बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो ये जो टॉपिक इस समय चल रहे हैं, ये हॉट टॉपिक है, यहाँ से हर साल प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए ये प्रश्न पूछा था कि अगर संविधान में अगर या मान के चलिए हमारे भारत में क्या हो कि अगर राज्यों की संख्या में घटोत्तरी या बढ़ोतरी होती है, तो हमें कहाँ पे संशोधन करना होगा। तो इस तरीके से प्रश्न आया था। तो ये आपकी पहली अनुसूची में था। और चूंकि क्या होगा कि यहाँ पे सूची दी गई है, यानी राज्यों की सूची कहाँ पे है, यानी कि जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनकी सूची कहाँ पे दी गई है। तो ये आपकी पहली अनुसूची में दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ से प्रश्न लगातार आपको मिलान करने के लिए भी दे देगा कि यहाँ एक तरफ यहाँ पे सूची दे देगा, और एक तरफ यहाँ पे उनका जो उससे संबंधित विषय दे देगा कि उसको मिलाना है आपको। फिर इस तरीके से आपको मिलवाने का प्रयास किया जाता है। तो अलग अलग टाइप से यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक। तो पहली अनुसूची क्या कह रही है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची इसमें दी गई है, उसके बारे में यहाँ पे बात करती है। याद रखिएगा, आर्टिकल 1 से लेकर के जो 4 तक आपका भाग 1 है, उसमें क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि संघ, यानी कि भारत या इंडिया, ठीक है, राज्यों का एक संघ होगा। यानी वहाँ संघीय राज्यों की बात कही जा रही है, वहाँ राज्यों का संघ, यानी कि ये यूनियन उसकी बात की जा रही है। यानी कि राज्यों का संघ होगा, कौन होगा? भारत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ लिस्ट की बात हो रही है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सूची की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा आपको, तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक। चलिए, अच्छा दूसरी अनुसूची क्या कहती है आपकी? तो दूसरी अनुसूची कहती है कि जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन का निर्धारण करना। ठीक है, यानी कि जो महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन की बात की जाती है। किसमें वेतन की बात की जाती है? तो दूसरी अनुसूची में आपकी बात की जाती है। ठीक। चलिए, तीसरी अनुसूची की अगर बात करें, तो तीसरी अनुसूची का मतलब यह है कि पदाधिकारियों की शपथ के नियम की बात की जाती है। और यहाँ से बहुत फंसाया है कई बार आप लोगों को, कि पूछा जाता है आपसे कि पदाधिकारियों की शपथ किस में है, तो अनुसूची आपकी 3rd में है। और अगर आपसे पूछ ले, इसके अपवाद हैं, ध्यान रखिएगा क्या क्या अपवाद हैं इसके। तो अपवाद सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। तो अपवाद जो है आपके, वो अपवाद है, पहला है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक। अच्छा, तीसरा कौन है? तो राज्यपाल। तो अगर उनको यहाँ पे नहीं रखा गया है, यानी तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ की बात हो रही है, ठीक, तो शपथ की अगर बात हो रही है, तो अगर ये अपवाद है, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो आपके राज्यपाल, अगर ये अपवाद हैं, तो इनकी शपथ किस में रखी गई है? कहाँ निहित है शपथ इनकी? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति की शपथ किस में? आप पढ़ेंगे आर्टिकल 60 में,
याद है आर्टिकल 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति की, तो उनकी कहाँ है शपथ, तो आपको पता होगा 69 में शपथ की कार्यक्रम की बात की गई है, याद है आपको। चलिए इसी तरीके से राज्यपाल, राज्यपाल की शपथ की बात कहाँ कही गई है, तो आर्टिकल 159, याद आया, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों अपवाद हैं। इन तीसरी अनुसूची में अगर आपसे पूछ ले कि किन पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन नहीं मिलेगा या किन की शपथ जो है इनके माध्यम से नहीं दिलवाई जाती, तो याद रखेंगे आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। बाकी सबको शपथ जो दिलाई जाती है वो आपकी अनुसूची 3 के तहत दिलाई जाती है, लेकिन इन तीनों को जो शपथ है इनके अपने एक अलग से आर्टिकल दिए गए हैं संविधान में, और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक, याद रहेगा ना, बहुत अच्छे। चलिए 3 अनुसूची हो गई आपकी। अब चलते हैं चौथी अनुसूची की तरफ, और चौथी अनुसूची आपकी क्या कहती है, तो ये कहती है राज्यसभा की सीटों का वितरण, यानी कि जो राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है, ठीक है, उसकी बात कहाँ कही गई है, तो ये कही गई आपकी राज्यसभा की सॉरी चौथी अनुसूची में कही गई है। तो आप रिकॉल कर लीजिए, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों का वेतन और निर्धारण, तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ के बारे में। अपवाद कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक। अच्छा चौथी अनुसूची में तो राज्यसभा की सीटों का वितरण, चौथी अनुसूची में, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि अगर इसके संशोधन की बात कही जाए तो यहाँ पे आधे राज्यों का क्या लगता है, सहमति होनी चाहिए, किसकी, आधे राज्यों की, याद रखिएगा, ठीक है। जब आगे आएगा तो मैं इसको और क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक, चलिए तो ये आपकी 4 अनुसूचियां हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवी और छठवीं अनुसूची देख लेते हैं। ये भी आपको बहुत कंफ्यूज करती है, आज के बाद नहीं करेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो पांचवी अनुसूची है इसमें और छठवीं जो अनुसूची है इसमें दोनों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को अलग से दिखा दिया है आपको। अगर हम बात करें पांचवी अनुसूची की, तो याद रखेंगे किसके बारे में है ये, तो ये है आपके असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए असम, ठीक, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, मेघालय, ठीक। इन चार राज्यों को, इन चार राज्यों को छोड़ करके अन्य सभी राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात किस में कही गई है, तो पांचवी अनुसूची में कही गई है, याद रखेंगे। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन चारों राज्यों को छोड़ करके कहाँ कही गई है, पांचवी अनुसूची में जो जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन की बात बताई गई है वो कहाँ बताई गई है, तो वो बताई गई आपकी पांचवी अनुसूची में। तो अगला सवाल ये बनता है कि इन चार राज्यों के लिए फिर कहाँ कहा गया है, तो ये अगली आपकी अनुसूची है, छठवीं अनुसूची, जिसमें कहा गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिला परिषदों में व्यवस्था करना, ये किस अनुसूची का विषय है, तो ये है आपकी छठवीं अनुसूची का विषय। तो याद रखेंगे कि आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय को छोड़ करके जो अगर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही जा रही है अन्य राज्यों में, तो वो कौन सी अनुसूची है, तो वो पांचवी अनुसूची है। लेकिन अगर इन चारों राज्यों की बात कही जाए तो वो किस अनुसूची में समावित हैं, तो वो है आपकी छठवीं अनुसूची में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपकी जो अनुसूची है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है, और इन अनुसूची के बारे में आपने लगातार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, और ये आपकी सातवीं अनुसूची के बारे में बात हो रही है। और ये जो सातवीं अनुसूची है ये केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के संवैधानिक वितरण की बात करता है, और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे 3 सूचियों की बात कही गई है। पहली है आपकी केंद्र सूची, ठीक है, यानी इसको संघ सूची भी बोल सकते हैं आप। दूसरी आपकी राज्य सूची, ठीक, और तीसरी आपकी जिसको हम क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची, ठीक।
तो इन 3 सूचियों की बात कही गई है। किस में कही गई है? 7वीं अनुसूची में कही गई है। तो आइए एक-एक करके इनको भी समझ लेते हैं। चलिए, यह रहा कुछ सूचियों का विवरण सॉरी, एक-एक करके इनको भी देख लेते हैं। तो हाँ, संघ सूची की बात कर रहे थे, और संघ सूची के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो यह संसद का एकमात्र अधिकार है जो रेलवे, डाक, बैंकिंग, जनगणना, रक्षा मामले। अच्छा, इन सूचियों की अगर बात की जाए, तो जो आपकी 7वीं जो अनुसूची है, उसमें इन तीनों सब्जेक्ट का बात किया गया है, यानी तीनों विषय की बात की गई है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब अगर हम संघ सूची की बात करें, तो इसमें आपके कुल मिलाकर के 100 विषय इसमें शामिल हैं, यानी 100 विषयों को इसमें रखा गया है। वहीं अगर राज्य सूची की बात करें, ये सब पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। वहीं अगर राज्य सूची की बात करें, तो यहाँ राज्य सूची में कितने हैं? 61 विषय रखे गए हैं। और समवर्ती सूची की बात करें, तो इसमें कितने रखे गए हैं? 52 विषय रखे गए हैं, ठीक है। तो ये तो टोटल विषय की बात हो गई, टोटल सब्जेक्ट की बात हो गई। लेकिन इसमें हुआ क्या, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कुछ जो विषयों को पलटफार किया गया है, यानी कि थोड़ा-सा उलट-पुलट किया गया है, वो मैं अभी समझाता हूँ आपको यहाँ पे। फिलहाल आप एक-एक करके ये समझिए कि अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि जो संघ सूची है, इस पे कानून कौन बनाएगा? जो राज्य सूची है, इस पे कानून कौन बनाएगा? और जो समवर्ती सूची है, इस पे कानून कौन बना सकता है? तो इसके बारे में पहले जान लीजिए। अगर बात की जाए संघ सूची की, तो ये संघ से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे कानून बनाने की अनुमति किसको है? केवल और केवल संसद को अनुमति है, ठीक है। अगर राज्य सूची की बात की जाए, तो यहाँ पे अनुमति किसको है? तो यहाँ पे राज्य विधानमंडल जो आपका है, ठीक, वो आपका यहाँ पे कानून बना सकता है, यानी कि राज्य इस पे कानून बनाएगा। राज्य विधानमंडल जो होगा, वो इस पे कानून बनाएगा। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें, तो समवर्ती का मतलब ये होगा कि यहाँ पे संसद और राज्य विधानमंडल भी आपका कानून बना सकता है। लेकिन मान लीजिए दोनों के कानून में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए, यानी दोनों के कानून में दिक्कत हो, तो कानून किसका मान्य होगा? तो यहाँ पे संसद का कानून मान्य होगा, यानी संसद द्वारा बनाया गया कानून ही केवल मान्य होगा, राज्य विधानमंडल वाला कानून मान्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब आपने विषय देख लिए, 100 विषय, 61 विषय और 52 विषय। आपने ये भी देख लिया कि इस पर कानून बनाने का अनुमति किसको होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको याद दिला दें कि अगर मान लीजिए इस पे अध्यादेश भी, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे समय समय पे आवश्यकता अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है, और वो आपको पता होगा, जब अध्यादेश वाले पार्ट में जाएंगे तो आप पता चलेगा कि कितने समय तक अध्यादेश लागू रहता है। तो जनरली 6 महीने तक का एक टाइम पीरियड होता है, इससे पहले भी आप उसको समाप्त कर सकते हैं। तो वो एक नियम है, कानून है, एक तरीके से एक संचालन के तरीके से वो सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे वहाँ पे। फिलहाल ये देखिए कि यहाँ पे भी इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। अच्छा, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, क्या इससे इतर भी कोई सूची है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। कौन सी सूची? तो वो आपकी मिलती है जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो महत्वपूर्ण 5 विषय थे ना, ठीक है? जो सॉरी, जो आपकी जो सूची है, वो है आपकी अवशिष्ट सूची। कौन सी? माफ करिएगा, अवशिष्ट सूची की बात कर रहे हैं। और अवशिष्ट सूची वो सूची है जो इन तीनों सूचियों की इतर बात होती है। किसके? इन तीनों सूचियों की इतर बात हो रही है, यानी कि एक ऐसी भी सूची की बात हो रही है जो अवशिष्ट सूची कहला रही है। तो ये जो अवशिष्ट सूची है, ये कहाँ से, किस तरीके से इसको लाया गया, ठीक है, और ये किस प्रकार के लक्षण की बात करती है, ठीक। तो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं। हम बात कर रहे थे अवशिष्ट सूची की, ठीक। और इस अवशिष्ट सूची के बारे में आपको बता दूं कि जब आप जाएंगे अनुच्छेद कौन सा, 248, आर्टिकल 248 के बारे में जब आप जाएंगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इस सूची की बात कही गई है। यानी इन तीनों सूचियों के इतर भी एक सूची है जिसको अवशिष्ट सूची कहा जा रहा है,
और इस अवशिष्ट सूची के बारे में जान लीजिए कि इस पे कानून कौन बनाएगा। तो इस पे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और ये जो 248 आर्टिकल है आपका, ये क्या कहता है? तो जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं उसके बारे में बात करता है और कहता है, जो 248 है वो कहता है कि संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में जो प्रगणित नहीं है, यानी इन दोनों सूचियों से इतर है, उस पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति किसके पास है? वो ऐसी शक्ति संसद के पास है। और हाँ, ये भी शक्ति है कि इसके ऐसी शक्ति इसके अंतर्गत जो अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति कौन देता है? तो ये देता है आपका 248। ठीक है, यानी अध्यादेश की भी यहाँ पे बात कर देता है ये, और ये बात कर देता है आपके अवशिष्ट सूची की भी बात कर देता है, और इन दोनों से यानी कि संघ सूची और राज्य सूची से जो इतर है वो अवशिष्ट सूची की बात करता है, और वो किसके अंतर्गत, यानी कि संसद इस पर कानून बनाने का काम करती है। तो ये विचार कहाँ से लिया गया है? ये जो विचार अवशिष्ट शक्ति वाला जो विचार है, ये आपसे पूछ लिया है, मान लीजिए ये विचार कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। और ये किस प्रकार के लक्षण का, ये संविधान के किस प्रकार के लक्षण की बात करता है? तो याद रखेंगे ये एकात्मक लक्षण की बात करता है। किसका? एकात्मक लक्षण की बात करता है संविधान के। याद रखेंगे कैसे? तो अवशिष्ट सूची कौन बनाएगा? इस पे कानून संसद बनाएगी। कहाँ वर्णित है? 248 में। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और कैसा लक्षण है? एकात्मकता का लक्षण है। ये संविधान के एकात्म लक्षण की बात करता है ये। याद रहेगा। चलिए अब बात आ जाते हैं वापस। तो जो सूचियों की बात कर रहे थे, जो संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कर रहे थे, उसमें हमने बताया आपको कि जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 5 जो महत्वपूर्ण विषय थे, जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए। ठीक है, कहाँ से? राज्य सूची से कहाँ कर दिए गए? समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए। उनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं कौन कौन से विषय हैं वो। तो याद रखेंगे, आप यहीं पे अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, शिक्षा। ठीक, दूसरा क्या था? वन। तीसरा क्या था? नाप तौल। ठीक, और अगला क्या था? वन्य जीव। वन्य जीव। और क्या है? न्याय का प्रशासन। न्याय का प्रशासन। ठीक, यानी कि शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव और न्याय का प्रशासन, ये 5 विषय हो गए। और ये जो 5 विषय हैं, ये 5 विषय 42वें संविधान संशोधन, याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये राज्य सूची के 5 विषय कहाँ डाल दिए गए? ये डाल दिए गए आपके समवर्ती सूची में। कहाँ डाल दिए गए? समवर्ती सूची में डाल दिए गए। ठीक है, याद रहेगा। चलिए कुछ विषय की अगर हम बात करें, तो जैसे संघ सूची की अगर बात करें तो इसमें संसद का एकमात्र जो अधिकार है, जैसे रेलवे, डाक सेवा, बैंकिंग और जनगणना, रक्षा और विदेशी मामले, ये मुख्य जो विषय हैं इसके, वो आप देख सकते हैं। ये किस विषय किसके हैं? ये संघ सूची के विषय हैं। कौन कौन से? रेलवे, डाक, बैंकिंग, जनगणना, रक्षा और विदेशी मामले, ये किसके हैं? संसद, सॉरी संसद के। अगर राज्य सूची के विषय की बात करें तो जैसे पुलिस व्यवस्था, भूमि सुधार। ठीक है, और इसीलिए आपको पता होगा कि जो भूमि सुधार, जो नवी अनुसूची, याद है ना, नवी अनुसूची की बात हम कर रहे थे भूमि सुधार की, तो क्या हुआ? ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ इसका, क्योंकि अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके से इसके इम्प्लीमेंटेशन के काम किए, और कई जगह तो ये लागू नहीं हो पाए पूरी तरीके से। इसलिए आपको पता होगा कि जब आप नक्सलवाद की तरफ जब पढ़ते होंगे, नक्सलवाद, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी इसका जन्म होता हुआ दिखाई देता है, ये भी इसमें शामिल होता हुआ दिखाई देता है। तो वो एक अलग विषय है, उसके बारे में कभी अलग चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे भूमि सुधार और कृषि, स्थानीय सुशासन की बात की जाए तो ये जो विषय हैं वो किसके हैं? राज्य सूची के विषय हैं। वहीं अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो संयुक्त अधिकार क्षेत्र जो इसकी बात करें, तो जो विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और वन संरक्षण, ये किसके विषय हैं? ये समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, तो ये जो मुख्य विषय थे जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आपकी 8वीं अनुसूची की तरफ। और 8वीं अनुसूची में क्या था, याद आया? चलिए हम बता देते हैं, नहीं याद आया तो। 8वीं अनुसूची में जो बात कही गई है वो भारतीय भाषाओं की मान्यताओं की बात कही गई है, यानी कि जो भाषाएं हैं, जो मूल भाषाओं की अगर बात की जाए तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो भाषाएं थीं, इस संविधान में जो कितनी भाषाएं शामिल किया गया था, तो 14 मूल भाषाओं को शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। यानी कि अब आपको अच्छे से याद आना चाहिए, अगर मैं एक तरफ से सूचियों की बात करूं तो कौन कौन सी सूची में क्या क्या विषय शामिल हैं, अगर आप भूले नहीं हैं तो आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो हमने बात कही थी पहली अनुसूची की, याद है क्या था पहली अनुसूची में? जल्दी से कमेंट करिए। तो पहली अनुसूची में क्या था? राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची की बात कही गई थी, याद आया? चलिए, पहली में सूची की बात हुई थी, दूसरी में क्या था? पदाधिकारियों के, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी उनके वेतन की बात कही थी। तीसरी में शपथ की याद बात आई। यहाँ हमने अपवाद भी बताया था आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, अच्छा, चौथी अनुसूची में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका बंटवारा। ठीक, अच्छा, पांचवी में याद आ रहा है किसकी बात कहे थे? जनजातियों की। ठीक, तो दोनों अनुसूची हमने बताई थी आपको। एक तो जो 4 राज्य हैं उनको छोड़ करके जो अन्य राज्यों में बात कही गई है इनकी उसकी जनजातियों की प्रशासन की, तो वो कहाँ कही गई है? वो कही गई 5 में। और 6वीं में क्या कहा गया है कि इन 4 राज्यों के बारे में कहा गया है कि इनके लिए जो प्रशासन की बात कही गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद 7वीं अनुसूची, अभी अभी जस्ट बताया आपको। 7वीं अनुसूची में हमने आपको बताया कि 3 सूचियों को बात कही गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद मैंने अवशिष्ट सूची भी यहाँ पे बताई। अब आपकी आती है 8वीं अनुसूची, और इसमें 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं, यानी भाषाओं का वर्णन यहाँ पे मिलता है और उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जो मूल संविधान था उसमें कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं थी? तो 14 मूल भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। तो कब कौन सी भाषा जोड़ी गई उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना? तो जो 14 से लेकर के जो 22 तक का जो सफर था वो कुछ इस प्रकार से रहता है। याद रखेंगे इस बात को कि जो सबसे पहले जो भाषा जोड़ी गई वो सिंधी भाषा 1967 में जोड़ी गई, और 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कब? 21वें संशोधन के माध्यम से 1967 में जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो आपको याद रखना है, सिंधी जोड़ी गई। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कौन से? 71वां संविधान संशोधन। कौन कौन सी जोड़ी गई? तो आपको याद रखना है, मैं आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको याद रखने के लिए। तो कॉमन भाषा जोड़ी गई, कॉमन याद रखेंगे। को से कोंकणी, म से मणिपुरी और न से नेपाली। ठीक, ये तीनों भाषाओं को याद रखेंगे। ये कब जोड़ी गई? तो 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 1992 1992 में जोड़ी गई। अब उसके बाद अगला जो क्रम है वो है आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये कब जोड़ी गई? 2004 में जोड़ी गई। और 92वें संविधान संशोधन यानी कि 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो हम इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि बोडो मास, बोडो मास। कौन कौन सी? बो से हो जाएगा बोडो, ड से हो जाएगा डोंगरी, और म से हो जाएगा मैथिली, और स से हो जाएगा संथाली। ये कब जोड़ी गई? 2004 में जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन? 92 यानी कि 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। तो अब तक कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो भाषाएं कुल कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि मूल जो भाषाएं थी जो 1950 में या मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो आपको याद रखना था
ये 14 भाषाएं थी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि एकमात्र ऐसी भाषा है जो नेपाली जो विदेशी भाषा है इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश वगैरह देखने को नहीं मिल रही होगी, यहाँ पे केवल नेपाली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को भी। तो जो 15वीं भाषा आपकी कौन सी हो गई याद रखने के लिए, तो सिंधी हो गई। अच्छा, 16, 17, 18, 16, 17 और 18वीं, यानी 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी और 18वीं नेपाली हो जाएगी। अब 19वीं, 20, 21 और 22 आप इसको देख सकते हैं, यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 8 अनुसूचियां आपकी हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा स्थानीय सुशासन की संवैधानिक व्यवस्था, तो इसके बारे में हम अगर बात करें आपसे, तो 8 तक हमने अनुसूची की बात कर ली। उससे पहले मैंने आपको 9, 10, 11, 12 अनुसूची पे बात की थी। मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ कि 8 अनुसूचियों के बारे में बात की। तो जो हमारी नवी अनुसूची थी, जो हमारी नवी अनुसूची थी, उस नवी अनुसूची के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन था आपका, और क्या था इसमें, तो ये था आपका भूमि सुधार, जो भूमि सुधार, जो कुछ कानूनों का जो न्यायिक पुनरीक्षण परीक्षण से संरक्षण इसमें दिया गया था, तो उसी के बारे में हमारी किसके अनुसूची 9 के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो जो भूमि सुधार से संबंधित कुछ कानून थे, उसमें जो न्यायिक परीक्षण था उसे संरक्षण दिलाने के लिए नवी अनुसूची तैयार की गई थी, और इसमें यह था कि इसमें न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है, उस समय नहीं था, लेकिन वर्तमान में स्थिति इस पर भी अब ये हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने बात कही थी आपकी 10वीं अनुसूची की, और 10वीं अनुसूची में मैंने आपको क्या बताया था, दल बदल, याद है ना। ठीक है, दल बदल कानून के बारे में बात कही थी। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया था कि इसमें पंचायत राज संस्थाओं ने कितने कार्य क्षेत्र जोड़े थे, 29 बता चुका हूं मैं आपको। कितने विषय जोड़े थे, जो है 29 विषय सौंपे गए थे। ठीक है, जिसमें कृषि विकास, ग्रामीण आवास और पेयजल व्यवस्था को इसमें रखा गया। ठीक, ऐसे ही 12वीं जो अनुसूची थी, जो 12वीं अनुसूची थी उसमें जो नगर पालिकाएं हैं उनमें जो उनको नगर पालिकाओं को 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे। ठीक है, 18 विषय सौंपे गए थे, और उस 18 विषयों में जैसे शहरी नियोजन के लिए, जल आपूर्ति के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए ये विषय आपको सौंपे गए थे। तो ये थी आपकी 12 अनुसूचियां, और 12 अनुसूचियों के बारे में हमने एक एक करके आपसे बात की। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इन अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, अच्छा, अगर इन अनुसूचियों के महत्व की अगर बात करें तो इनका क्या महत्व है, तो संविधान की जो अनुसूची है उनके महत्व की अगर बात करें, तो जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखना, ठीक है, जो शक्तियों का संतुलन है, जो वितरण है, उसके बारे में जो है व्यवस्था को बनाए रखना। इसी तरीके से राष्ट्रीय एकता यानी विविधता में जो एकता का सिद्धांत है, इसको फलीभूत जो है इम्प्लीमेंट करना। ठीक, ऐसे ही आपको न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो सभी के लिए समान न्याय अधिकार की बात होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप जब मेंस लिखने जाएंगे तब ये आपको महत्वपूर्ण नजर आएगा कि संविधान की अनुसूचियों का जो महत्व है, आप एक एक टॉपिक उठाएंगे और आप उस पर थोड़ा डीपली बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से विकास की गारंटी की बात होगी, तो स्थानीय से स्तरीय राष्ट्रीय स्तर तक जो प्रगति की बात इसमें होगी। तो आप देखने को मिलेगा आपको कि पहली अनुसूची से लेकर के 12वीं जो अनुसूची है, वहाँ से आपको जो क्रम है इसका, वो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हमने जो राज्य की सूची से लेकर के हमने नगर जो नगर पंचायत है और जिला जो क्या पंचायत है, उस दोनों की बात की। तो यहाँ तक ये कहानी थी आपकी अनुसूचियों से लेकर के। ठीक है, तो कुल हमने 12 अनुसूचियों को अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब 12 अनुसूचियों को बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 से 2 बार अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और नोट्स आप कंप्लीट बना के चलिएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका 7 से 8 या मान के चलिए 10 पेज में आपका नोट्स बन के तैयार हो जाए पूरे पॉलिटी का, तो ये रिवीजन टाइम पे आपको बहुत मतलब मदद करेगा आपकी। ठीक, क्योंकि जब कम पेज होते हैं और रिवीजन आपको बार बार करना होता है, क्योंकि चीज़ें गलत ना हो, तो उसके लिए फिर नोट्स आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ तक कि आपकी बात हमारी समाप्त होती है आज यहीं पे। अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे जो है विदा चाहते हैं। लेकिन हाँ, आपसे एक
विनती है, अनुरोध है, जो आपको समझना है समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जब वीडियो देखने आते हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। ये आप ही के फ़ायदे के लिए है, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, ठीक है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको निरंतर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा-सा अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। आप जब तक खुद को समय नहीं दोगे, तब तक चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपने कोई सपना देखा है, तो थोड़ा-सा मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो अब थोड़ा-सा एक काम मेरा भी कर दीजिएगा कि हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं, जितने लोगों तक मेरी बात आप पहुँचा सकते हैं, तो ये आपका काम है। बाकी की मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये मेहनत आपकी है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।